तो आज हम देखेंगे किसके बारे में, पॉलीमर के बारे में। ठीक है, पॉलीमर मतलब बहुलक। तो अगर पॉलीमर वर्ड को देखा जाए तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस मर। ठीक है, जहाँ पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारे, और मर मतलब क्या होता है पार्ट। ठीक है, जिसके बहुत सारे क्या हो भाग। तो पॉलीमर को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें, ठीक है, व्हाट इज पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या है, जब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल, ठीक है, जो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से मिल जाते हैं, ठीक है, और कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है, बड़ी संरचना वाले मॉलिक्यूल बना लेते हैं, उसको क्या बोला जाए, पॉलीमर। पॉली मतलब तुमको पता चल रहा, पॉली मतलब बहुत ज्यादा बड़ा। तो ये कैसे बनेगा, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। जैसे ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल अभी एक दूसरे से क्या है, अलग अलग हैं कि नहीं। यस सर। तो ये क्या होंगे, जब जुड़ जाएंगे और इस तरह से एक बड़ा संरचना बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, पॉलीमर। इसका जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है उसको क्या बोला जाता है, मोनोमर। क्या बोला जाता है, मोनोमर। ठीक है, तो मैं पहले बताया डेफिनेशन व्हाट इज पॉलीमर। तो जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल, ठीक है, जब स्मॉल पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपस में कंडेंस होकर, संगुणित होकर या जुड़कर जब लार्ज संरचना वाले मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, वही क्या कहलाता है, पॉलीमर। और जो छोटे मॉलिक्यूल जिससे पॉलीमर का निर्माण होता है उसको क्या बोला जाता है, मोनोमर। हिंदी में एकलक बोलते हैं। और ये क्या बन जाता है, बहुलक। हिंदी में क्या बोलेंगे, एकलक, और पॉलीमर क्या बोलते हैं, बहुलक। बहु मतलब बहुत सारे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पॉलीमर। तो ये इसका डेफिनेशन है। अब सबको पता है, हम अपने डेली लाइफ में, ठीक है, या हमारे आसपास बहुत सारे पॉलीमर वाले चीजों का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल बताया, पॉलीथीन वगैरह, पीवीसी वगैरह, नायलॉन हो गया, ठीक है, बेकेलाइट हो गया, ये सभी क्या है, पॉलीथीन। हाँ, पॉलीथीन बोलते हैं, पॉलीमर। तो अगर पॉलीमर को देखा जाए तो जनरली टू टाइप्स के होते हैं। एक को बोला जाता है होमोपॉलीमर, और एक को क्या बोला जाता है, हेटेरोपॉलीमर। पॉलीमर अब होमो मतलब क्या होता है, होमो मतलब क्या होता है, एक जैसे, और हेटेरो मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो होमोपॉलीमर मतलब क्या होता है, जो एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो। ठीक है, जो एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो क्या कहलाएगा, होमोपॉलीमर। और हेटेरो मतलब जो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बना हो। जैसे एग्जांपल, अगर कोई देखो इसी तरह का मोनोमर से मिलके बना है, सब एक ही जैसे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, होमोपॉलीमर। अब कोई अलग अलग, तो जो अलग अलग मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेटेरोपॉलीमर। समझ गए इतना। अब इसका मेन चीज देखेंगे हम लोग, पॉलीमर का सबसे मेन चीज क्लासिफिकेशन। इसको कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है या इसका वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसका वर्गीकरण बहुलक का, पॉलीमर का। तो इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप से, अलग अलग मतलब प्रॉपर्टी के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे इनके स्ट्रक्चर के आधार पर अलग अलग भाग में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, इसके मॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब इसके बीच किस तरह का आणविक बंध बनता है, उसके आधार पर इसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। साथ ही इसकी जो जैसे संरचना बताया, इनके जुड़ने, एक दूसरे से जुड़ने के बेसिस पे इसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो सबको देखेंगे हम बारी बारी से। पहला तो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे, उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति के आधार मतलब ये कहाँ से मिलता है उसके आधार पे इसको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ
ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पे, संरचना के आधार पे। थर्ड देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, सिंथेसिस के आधार पे। इंग्लिश क्या होता है? संश्लेषण। और चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्सेस, आणविक बंध के आधार पे। आणविक बंध के आधार पे। ठीक है, लिख लिए? Yes, sir. ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसके आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे इसको कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो तुमको पता है उत्पत्ति के आधार पे तो कुछ ऐसे पॉलीमर होते हैं जो सीधे सीधे मिल जाते हैं पेड़ों से या फिर कोई जीव जंतु से सीधे सीधे मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉलीमर होते हैं जिसको हम लोग फैक्ट्री वगैरह में क्या करते हैं, बनाते हैं, मतलब जिसको सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको दो तरह से डिवाइड किया गया है उत्पत्ति के आधार पर। पहला तो क्या होता है, नेचुरल, प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है नेचुरल पॉलीमर, और जिसको बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, सिंथेटिक पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर के बारे में सबको पता है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो प्राकृतिक रूप से हमको मिल जाता है। तो प्राकृतिक रूप से कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, पेड़ों से। पेड़ों से, जैसे रबर कहाँ से मिलता है, पेड़ से। तो उसके बाद जीवों से, जैसे जीवों से क्या मिलता है, जैसे भेड़ से क्या मिलता है, जो ऊन बनाते हैं कि नहीं, तो ऊन भी एक तरह का क्या है, पॉलीमर। तो नेचुरल रबर जनरली पेड़ों से या फिर जीवों से क्या मिल जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल देखते हैं क्या क्या आते हैं इसमें। नेचुरल में क्या क्या आते हैं, जैसे पहला देखते हैं हम लोग पॉलीसेकेराइड। बायोलॉजी पढ़ते हो ना? हाँ, चलो बताओ तो पॉलीसेकेराइड क्या है। क्या है पॉलीसेकेराइड में, क्या क्या आता है, क्या क्या आता है ये पॉलीसेकेराइड? मतलब स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया। स्टार्च कहाँ से मिलता है, प्रोटीन से। स्टार्च कहाँ से मिलता है ये, हाँ, तो आलू से, मतलब एक तरह से क्या हो गया, आलू से, गेहूं से, कार्बोहाइड्रेट। तो एक तरह से क्या हो गया, वो पेड़ों पौधों से ही मिल रहा है। उसी तरह ये सेल्यूलोज, तो ये भी एक तरह का पॉलीमर है। स्टार्च, सेल्यूलोज किससे बनता है, ग्लूकोज से। ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ के क्या बनाते हैं, स्टार्च या सेल्यूलोज। एक एग्जांपल हो गया पॉलीसेकेराइड, दूसरा एग्जांपल हो गया प्रोटीन। प्रोटीन भी एक तरह का क्या है, पॉलीमर। प्रोटीन भी क्या है, पॉलीमर। अब प्रोटीन किससे बना होता है, अब इसको भी नहीं जान रहे हो, मतलब फिर क्या बोलेंगे तुमको। चलो बताओ, बायोलॉजी में तो पढ़े ही होगे। प्रोटीन्स किससे मिलकर बना होता है, तुम्हारे शरीर में प्रोटीन है कि नहीं, हाँ, तो उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, बस खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, जिंदा बस हो। क्या हमारे शरीर में कौन क्या से बना है, कुछ अता पता नहीं। प्रोटीन किससे बना होता है, कौन बता रहा है, किससे बना होता है, वसा से बना होता है। वो तो अलग चीज हो गया। प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो एसिड। सुने हो कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो बस सुने रहो।
कहानी है ना, सुनते रहो बस। प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, किसको पता है? भाई मत पूछो, वही ज्यादा अच्छा है फालतू। अमीनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? NH2 CH2COH। ये कैसे प्रोटीन बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल ये हो गया, इस तरह से लगातार ये जुड़ते हैं। अब ये क्या करता है, यहाँ से ये एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, जैसे NH2 ये COH, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है और यहाँ से एक OH बाहर निकलता है और क्या बना लेता है? H2O बना के बाहर निकल जाता है। अब बाकी जितने मॉलिक्यूल हैं वो एक तरह से इस तरह से जुड़ते जाते हैं। CO यहाँ से OH निकलेगा तो क्या बचेगा? CO, और यहाँ क्या बचेगा? NH, CH2COH। फिर अगला मॉलिक्यूल आएगा, फिर से इस तरह से जुड़ते जाएगा, लगातार जुड़ के एक दूसरे से क्या बना लेंगे? लास्ट में क्या बन जाएगा? प्रोटीन। कुछ खाने का चीज नहीं बना रहे, क्या बन रहा है? प्रोटीन। इसी तरह ये जुड़ते जाता है और लगातार क्या बनाता है? प्रोटीन। तो ये जो बॉन्ड बनता है उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? अमीनो एसिड एक दूसरे से ऐसे जुड़ते जा रहे हैं, इस तरह CO और NH बॉन्ड एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? हाँ, अब पता चल गया कि बायोलॉजी भी तुम लोग का कितना स्ट्रॉन्ग है। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। तो याद रखना, जो प्रोटीन्स होता है अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। अमीनो एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। उसके बाद ये तो सेकेंड एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल देखेंगे हम लोग, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या आता है बताओ? न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या आता है? क्या क्या आता है ये? चलो अनुज बताओ क्या क्या आता है न्यूक्लिक एसिड में? क्या का मॉडल बनाया था बता? DNA मॉडल। हाँ, तो क्या ही बता रहे थे? न्यूक्लिक एसिड में क्या आता है? DNA RNA। ठीक है, तो वो भी एक तरह का क्या है? पॉलीमर। एक दूसरे से कंटिन्यू क्या करते हैं? वो जुड़ते हैं। और अपना इनाम लिए कि नहीं तुम लोग? बात तो दिया कल बोलते मैडम, मेरा वाला पता नहीं। अभी आप लोग पूछ के ले लेना। नहीं सर, घनश्याम भैया पकड़े हैं, बोले तो उनके पास गया तो ढूंढना पड़ेगा। तो और दोबारा बोल के ले लेना, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा फिलहाल। अगला इसका एग्जांपल देखो, मेन नेचुरल रबर का, नेचुरल पॉलीमर का नेचुरल रबर। ठीक है, रबर जिसके बारे में बात कर रहा था। जो रबर होता है वो किससे मिलता है? पेड़ों से। ठीक है, पेड़ से मिलता है। रबर का पेड़ देखे हो कि नहीं? नहीं देखे हो? तो ये हमारे साइड होता है रबर का पेड़। ठीक है, दिखने में बहुत अच्छा दिखता है पेड़, मतलब एकदम हरा 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 कलर का होता है। तो उससे उस पेड़ में अगर कहीं पर भी तुम कुछ भी करोगे, ठीक है, मतलब तो एकदम जैसे दूध टाइप से एकदम पदार्थ निकलता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? लैटेक्स। मतलब उसका उससे बनाया जाता है। जैसे तुम देखोगे कई पौधों को अगर छेदा करोगे, जोबोगे, तो एकदम दूध टाइप से निकलता है कि नहीं? उसी टाइप से एकदम चिपचिपा पदार्थ निकलता है वो रबर के पेड़ से। फिर उसी को सिंथेसाइज करके रबर बनाया जाता है। तो ये जो रबर का पेड़ है वो बहुत सारे देशों में नहीं पाया जाता है। अगर बात किया जाए तो इंडिया में पाया जाता है, अफ्रीका में और मैक्सिको। ठीक है, 3 कंट्री में स्पेशली पाया जाता है, भारत, अफ्रीका और मैक्सिको में। ये जो प्राकृतिक रबर, मतलब रबर का पेड़ पाया जाता है जिससे रबर बनाया जाता है। ये बनाया कैसे जाता है? तो इससे एक तरह का चिपचिपा पदार्थ निकलता है दूध के समान, उसी को क्या बोला जाता है? लैटेक्स। ठीक है, एकदम
चिपचिपा पदार्थ रहता है उसे लैटेक्स, फिर उसी लैटेक्स को क्या करते हैं हम लोग सिंथेसाइज करते हैं और फिर उसको क्या बना लेते हैं हम लोग रबर। ठीक है, तो ये रबर का मोनोमर होता है, मतलब रबर क्या है पॉलीमर, रबर क्या है पॉलीमर। तो इसका जो चिपचिपा पदार्थ है जो मोनोमर होता है उसका क्या नाम है, उसका एक अलग नाम है, मोनोमर का क्या नाम है आइसोप्रीन। क्या नाम है आइसोप्रीन। और याद रखना आगे चल के कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि प्राकृतिक रबर का मोनोमर क्या है, तो क्या है आइसोप्रीन। जो पदार्थ निकलता है उसी का क्या नाम है आइसोप्रीन, जिसको लेटेक्स भी बोला जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है कौन बताएगा? अब जिसको बता कितने पढ़ के तो उसको नहीं जान रहे, तो जिसको नहीं पढ़े उसको कहाँ जानते कि कोई है जो बता दे। हाँ बताओगे जी, जिसको पढ़ाए उसको नहीं बताते हो, जिसको नहीं पढ़ाए उसको चलो बता दो। तो ये आइसोप्रीन का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अगर इसका हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, क्या नाम होगा 1 2 3 4। तो दूसरे पोजीशन पे क्या है मेथिल ग्रुप, तो क्या होगा 2 मेथिल 1 2 3 4 2 मेथिल ब्यूटा, कितने डबल बॉन्ड है 2, तो डाइईन, 2 मेथिल ब्यूटाडाइन नाम होता है आइसोप्रीन का। अगर सपोज कभी फार्मूला लिखने आए तो तुमको पता रहना चाहिए कि ये जो प्राकृतिक रबर होता है नेचुरल रबर होता है ये इसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये था नेचुरल रबर के इतने सारे एग्जाम्पल अभी हम लोग देखे, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, नेचुरल रबर। तो इसमें से सभी एग्जाम्पल तुम ध्यान दिए होगे, सभी एग्जाम्पल या तो पेड़ पौधों से मिल रहा है या फिर किसी जानवर से। ठीक है, जानवर मतलब किसी जीवों से, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है नेचुरल रबर। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर मतलब जिसको सिंथेसाइज किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कोई फैक्ट्री में इंडस्ट्री में ये सब जिसको बनाया जाता है, जिसको सिंथेसाइज किया जाता है वो क्या कहलाएगा सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे सिंथेटिक पॉलीमर में ये भी आता है, एक तो रबर दो तरह से बनता है, एक तो प्राकृतिक रबर होता है और एक क्या होता है सिंथेटिक रबर भी होता है। जैसे एग्जाम्पल इसी का देख लेते हैं हम लोग, सिंथेटिक रबर का हिंदी में क्या बोलेंगे कृत्रिम। कृत्रिम मतलब जिसको बनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों का मोनोमर अलग अलग होता है। जैसे ये भी वैसी बनेगा लेकिन वो पेड़ों से मिल रहा था। ठीक है, सिंथेटिक रबर को जिसको बनाया जाएगा फैक्ट्री या इंडस्ट्री सब में। तो नेचुरल रबर का मोनोमर क्या था, किससे बना था वो आइसोप्रीन। ठीक है, और जो नेचुरल सिंथेटिक रबर होता है उसका मोनोमर होता है नियोप्रीन। क्या होता है नियोप्रीन। तो दोनों एक ही जैसे नाम है, इसलिए याद रखना सिंथेटिक रबर किससे बनाया जाता है नियोप्रीन। अब इसका फॉर्मूला देखो लगभग सेम होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो दोनों का संरचना में देखो क्या अंतर है, यहाँ पे वहां पे क्या था CH3, अब यहाँ क्या आ गया क्लोरीन। बस यही अंतर है दोनों का फॉर्मूला में। ये क्या है नियोप्रीन। चलो इसका IUPAC नाम बताओ, कौन बताएगा क्या होगा 2-क्लोरोब्यूटाडाइन। ठीक है, 2-क्लोरोब्यूटाडाइन।
ये हो गया। अब हम लोग देखिए, तो पहला हम देख लिए क्लासिफिकेशन किसके बेस पे, उत्पत्ति के आधार पे, कहाँ से मतलब उत्पत्ति होता है, मतलब कहाँ से बनता है उसके आधार पे। अब अगला देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पे इनको कितने भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो संरचना के आधार पर जनरली इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक को बोला जाता है लीनियर पॉलीमर, एक को बोला जाता है ब्रांच पॉलीमर, और तीसरा बोला जाता है ठोस लिंक पॉलीमर। तो लीनियर मतलब क्या पता चलता है, रैखिक, मतलब जो एक ही लाइन में हो ऐसे। ठीक है, तो ऐसे पॉलीमर जो इस तरह से होते हैं एकदम लीनियर, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर पॉलीमर, जो एक ही रेखा में होते हैं, एक ही तल पे होते हैं, ऐसे पॉलीमर को क्या बोलेंगे, लीनियर। जैसे एक एग्जांपल भी लिखते जाना, जैसे इसका एग्जांपल है पॉलीथीन का, पीवीसी, ये सभी एग्जांपल हो गए लीनियर के। अगला देखेंगे हम लोग इसका ब्रांच। ठीक है, ब्रांच मतलब जो ब्रांच के रूप में हो, जैसे इसके यहाँ ब्रांच निकले हैं, इसके इस तरह से ब्रांच निकले हैं, इस तरह से ब्रांच निकले हैं, तो ऐसे पॉलीमर को क्या बोलते हैं, ब्रांच पॉलीमर। सबका एक एग्जाम्पल लिखते जाना, एमाइलो पेक्टिन, इसका एग्जाम्पल क्या है, एमाइलोपेक्टिन। सभी के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी बस एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन, और एक एग्जाम्पल लिखे तो ग्लाइकोजन भी होता है। अब उसके बाद क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक मतलब ये इस तरह से एक दूसरे के क्रॉस रहते हैं, इस तरह से, ठीक है, एक दूसरे के क्रॉस टाइप से जुड़े रहते हैं एक दूसरे को, ऐसे को क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर। इसका एग्जांपल है बेकेलाइट, मेलेनिन। मेलेनिन कहाँ पाया जाता है, मेलेनिन सुने हो कि नहीं, हाँ नहीं सुने, तो पहले भी पढ़ते हो कि नहीं। मेलेनिन कहाँ पाया जाता है, हमारे शरीर की त्वचा पे। त्वचा मेलेनिन की वजह से क्या होता है, अलग अलग कलर दिखाई देता है कि नहीं, कुछ नहीं जानते। मेलेनिन त्वचा में पाया जाता है अलग। तो ये किसके बेसिस पे देखें हम लोग, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। कुछ पॉलीमर सीधे सीधे रहेंगे, कुछ टेढ़ा मेढ़ा रहेंगे, कुछ एक दूसरे से इस तरह से जुड़े रहेंगे क्रॉस करके। तो ये जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। अब अगला मेन है, क्या देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस या जुड़ने के आधार पे ये कितने प्रकार के होते हैं, ये मेन है, 3rd टाइप। तो सिंथेसिस के बेसिस पे ये 2 तरह के होते हैं मेन रूप से। एक को बोला जाता है एडिशन, और दूसरा को सब्स्टिट्यूशन, वही बोल रहे हो, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं दूसरा को, कंडेंसेशन। एडिशन मतलब योगात्मक हिंदी में जुड़ना, और कंडेंसेशन मतलब संघनन। ठीक है, तो ये 2 तरह से होते हैं, एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। तो इसको अलग से भी एग्जाम पूछता है कि एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर में अंतर लिखिएगा, अगर 3 नंबर पूछता है। ठीक, तो दोनों में क्या अंतर है, तो दोनों को मैं इस तरह से बता रहा हूँ। कहाँ पे बता, इस तरह से एक साइड इसको लिख रहा हूँ एडिशन, और एक साइड कंडेंसेशन। तो अंतर भी बताते जा रहा हूँ, दोनों में क्या अंतर है। तो एडिशन पॉलीमर में क्या होता है, जिसमें 2 मोनोमर एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। सेम वाले मोनोमर लगातार एक दूसरे से क्या, एड मतलब क्या होना, जुड़ना। ठीक है, लेकिन खासियत क्या है, जब ये जुड़ता है
तो किसी तरह के दूसरे मॉलिक्यूल का बाहर नहीं निकलता। जैसे तुम जानते हो जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो कई चीजें बाहर निकलती है, जैसे पानी हो गया H2O बना के बाहर निकलता है कि नहीं, या फिर किसी तरह का गैस बना के बाहर निकल जाता है। कभी भी तुम केमिकल रिएक्शन देखना, अभी हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, अगर तुम अच्छे से पढ़े होगे तो अच्छे से पढ़े हो ना, घर जाके रिएक्शन बना बना के देखे हो ना, देखे हो कि नहीं। हाँ, तो जो देखा होगा उसको पता चला होगा बहुत जगह H2O बाहर निकला, बहुत जगह NH3 बाहर निकला, बहुत जगह CO2 बाहर निकला। हाँ, नहीं देखो जाकर देख लेना। तो अगर किसी रिएक्शन में अगर मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, केमिकल रिएक्शन करके जुड़ रहा है, पॉलीमर बना रहा है, तो उसमें कभी भी ना तो NH3 बाहर निकलेगा ना तो H2O बाहर निकलेगा। ठीक है, ऐसा पॉलीमर जिसमें मोनोमर जब जुड़ते हैं तो किसी भी तरह का मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता। तो एग्जाम्पल हम स्पेशली NH3 और H2O बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन कंडेंसेशन मॉलिक्यूल में जब जुड़ता है तो इसमें H2O या फिर अमोनिया क्या होता है, बाहर निकलता है। समझ गए। कंडेंसेशन मतलब संगुणित होता है, जुड़ता है, तो उसमें क्या होता है, या तो H2O बाहर निकलेगा या तो क्या निकलेगा बाहर, अमोनिया। जैसे एग्जांपल देखो, एडिशन का एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे पॉलीथीन की अभी बार बार बात कर रहे हैं, तो उसका मोनोमर क्या होता है पॉलीथीन का, किससे बनता है, एथिलीन से। ठीक है, ये जुड़ता है तो ये लगातार इस तरह से जुड़ के क्या बना लेता है, पॉलीथीन। इन मतलब लगातार एक दूसरे से जुड़ते गए, तो इसमें कोई भी बाहर नहीं निकला। ठीक है, लेकिन जब कंडेंसेशन में होता है तो इसमें क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। इसका एग्जांपल जैसे हम देखते हैं बेकेलाइट का एक एग्जांपल देखते हैं, बेकेलाइट का। जैसे बेकेलाइट किससे बनता है, तो ये बनता है जैसे आर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल एल्कोहल से बनता है। ये कैसे जुड़ता है, इसके एन मॉलिक्यूल इस तरह से जुड़ते हैं। क्या है बेकेलाइट, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इसके दो मॉलिक्यूल जब ऐसे जुड़ने के लिए आते हैं, इसका भी CH2OH होगा, ये OH होगा, तो यहाँ से क्या करता है, ये H2O बना के एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब बाहर निकलता है तो ये CH2 के साथ इस तरह से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक, तो बाद में और डिटेल में देखेंगे कि बेकेलाइट कैसे बनता है, क्योंकि अलग से पूछता है। बस इसमें याद रखना कि इसमें साइड मॉलिक्यूल के रूप में या तो H2O बाहर निकलेगा या अमोनिया क्या होगा, बाहर निकलेगा, लेकिन इसमें बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या है, ये क्या होते हैं, काफी सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, मुलायम होंगे, जबकि ये क्या होते हैं, बाहर काफी हार्ड होते हैं या कठोर होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे पॉलीथीन क्या होता है, सॉफ्ट रहता है कि नहीं, मुलायम रहता है पॉलीथीन। लेकिन जो इसके जो एग्जांपल है, जैसे बेकेलाइट हो गया या नायलॉन 6 हो गया, ठीक है, या टेरिलिन हो गया, वो काफी क्या होता है, हार्ड रहता है। थर्ड इसका अंतर, थर्ड इसका एग्जांपल क्या है, इसका जो मोनोमर है, इसका जो पॉलीमर होगा वो इसके मोनोमर का क्या होगा, सरल गुणांक होगा। सरल गुणांक मतलब जैसे एथिलीन वाला एग्जांपल में लिखा था, जैसे ये इसके जितने मॉलिक्यूल होंगे उसको उतने ही गुना में वो मिलते जाएगा। ठीक है, जैसे ये 2 है, इसको जितने गुना 2 2 4 के बाद कितना होगा, और 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो 6 8 ऐसे उसके गुना में मिलते जाएंगे। लेकिन इसके जो कंडेंसेशन के मॉलिक्यूल है, ये इसके मोनोमर इसका जो पॉलीमर है, इसके मोनोमर का सरल गुणांक नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें तो कुछ मॉलिक्यूल क्या हो जा रहे हैं, बाहर निकलते जा रहे हैं, उसमें नहीं जुड़ रहे हैं, इसलिए ये इसके सरल गुणांक नहीं होता। सरल मतलब उसके गुना में मिलेगा ही नहीं, या तो क्या होगा, घटते जाएगा कि नहीं। हाँ, तो ये 3 ही अंतर है, और 3 अंतर अच्छे से लिख लेना, और एग्जाम में पूछता है। पहला बता दिया
कि एडिशन पॉलीमर जब दो मोनोमर एक दूसरे से जुड़ते हैं और जब ये जुड़ते हैं तो किसी भी तरह का मॉलिक्यूल या तो अमोनिया या तो H2O बाहर नहीं निकलता। कंडेंसेशन मॉलिक्यूल में जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से कंडेंस होते हैं या जुड़ते हैं तो इसमें H2O या अमोनिया क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। दूसरा, अगर इसकी संरचना देखी जाए तो एडिशन पॉलीमर में जो पॉलीमर बनता है वो सॉफ्ट होता है और इसमें बनने वाला पॉलीमर क्या होता है, हार्ड होता है। हार्ड पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर का जो पॉलीमर होता है ये हमेशा इसके मोनोमर का सरल गुणांक होगा, लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर जो पॉलीमर बनेगा ये इसके मोनोमर का सरल गुणांक नहीं होता। तो ये था थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। अब मैं पहले बताया कि इसको पूछता है अलग से भी अंतर, इसलिए थर्ड अच्छे से पता रहना चाहिए। अब चौथा लास्ट देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब उनके बीच किस तरह का बंध है, किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे ये कितने टाइप के होते हैं। तो ये जनरली इस बेसिस 4 टाइप के होते हैं। पहला है इलास्टोमर, दूसरा है फाइबर, तीसरा है थर्मोप्लास्टिक और चौथा है थर्मोसेटिंग। ठीक है, ये 4 तरह के होते हैं। किसके बेसिस पे, आणविक बंध। तो कभी भी एग्जाम में आएगा कि पॉलीमर का वर्गीकरण लिखिए, बताइए, ठीक है। तो तुम अच्छे से बताना कि उत्पत्ति के आधार पे, संरचना के आधार पे, ऐसे नहीं कि एकदम किसी का भी लिख दे रहे हो, इसको इससे मिला के उसको उससे मिला के ऐसे लिखोगे तो नंबर ही नहीं मिलेगा। तुमको पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा ये कि संरचना के आधार पे पॉलीमर का वर्गीकरण कीजिए, तो तुमको इसी के आधार पे लिखना पड़ेगा। लीनियर पॉलीमर, ठीक है, ब्रांच पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर। तुमको सिंथेसिस के आधार पर पूछा तो किसको लिखोगे, एडिशन एंड कंडेंसेशन। तो तुमको पता रहना चाहिए किसमें कौन सा टाइप्स आता है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखो इलास्टोमर। इलास्टोमर मतलब इलास्टिक। इलास्टिक किसको बोलते हैं, रबर, ठीक है। तो रबर की तरह जैसे गुण होता है, तो इसमें एक तरह से हम लोग रबर को ही देख लेते हैं। रबर, तो ऐसा पॉलीमर जिसमें रबर के जैसे गुण हो, हार नहीं रखिए, जिसमें रबर के जैसे इलास्टिक गुण हो। इलास्टिक मतलब जो खींचने वाला, उसको क्या बोला जाता है, इलास्टोमर, ठीक है। इसको और एक दूसरा नाम बोला जाता है वल्केनाइजेशन। याद रखना, 2 नंबर का अलग से पूछा भी जाता है। पिछले बार को बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, वल्केनाइजेशन क्या है, नाइजेशन क्या है, ठीक है। तो वल्केनाइजेशन क्या है, तो देखो क्या है वल्केनाइजेशन। अगर कोई रबर है, ठीक है, कोई रबर है, तो जैसे हम ये रबर बना रहे हैं, ये रबर बना रहे हैं, तो क्या होता है, कई बार रबर में उतना इलास्टिक गुण नहीं रहता, जैसे खींचा जाता है, इलास्टिक मतलब जो खींचने से फैलता है, तो इस तरह से गुण नहीं रहता। तो क्या किया जाता है, इसमें सल्फर मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, सल्फर। और सल्फर इसमें जनरली 3 से 5% मिलाते हैं सल्फर। और जैसे ही सल्फर मिलाते हैं तो ये इलास्टिक हो जाता है। इलास्टिक मतलब फैलने लगता है, जैसे रबर का गुण है, देखोगे मस्त खींचोगे तो क्या होगा, फैलते जाता है। तो किसी भी रबर को, ठीक है, किसी भी रबर को इलास्टिक बनाने के लिए उसमें 3 से 5% सल्फर को क्या करना, मिला देना, वही क्या कहलाता है, वल्केनाइजेशन, जिससे उसकी इलास्टिक पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वही क्या कहलाता है, वल्केनाइजेशन। जैसे ये रबर है, ठीक है, लेकिन जब सल्फर मिला, बिना सल्फर का मिलाते हैं, ये बीच में इस तरह से सल्फर क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। हाँ, पहला हो गया। दूसरा फाइबर। फाइबर मतलब
फाइबर से तो सब परिचित हो। फाइबर मतलब तंतु, हिंदी में क्या बोलते हैं, तंतु। परिचित हो कि नहीं जी, फाइबर तो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो फाइबर है, ये जैसे नायलॉन 6 है, ठीक है। फाइबर मतलब जो दो तरह का बॉन्ड से मिलके बना होता है। तो एक तरह का बॉन्ड तो है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलके बना होगा, और एक तरह का बॉन्ड है जो डाइपोल इंटरेक्शन से जुड़ के बना होता है। तो इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल है नायलॉन 6। मतलब ऐसे शॉर्टकट में इस तरह से एग्जांपल रहता है NH हाइड्रोजन, मतलब इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना के दूसरे से क्या होता है, जुड़े रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, फाइबर। अर्थात थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, इनको अलग से एग्जाम में पूछा जाता है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में अंतर लिखिए। क्या पूछता है, अंतर दोनों के बीच में। तो मैं दोनों को अलग से बता रहा हूँ। ठीक, तो पहला अंतर देखो, इसका नाम से क्लियर है, थर्मोसेटिंग। सेटिंग मतलब जो एकदम सेट हो गया, ठीक है। सेटिंग मतलब क्या होगा, जो सेट हो गया। और थर्मोप्लास्टिक, तो इसी से पहला अंतर देखो, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, जिसको हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है। जिसको गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है। जैसे प्लास्टिक को गर्म करोगे तो पिघलता है, तो क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है कि नहीं। और उसके बाद उसको ठंडा करोगे तो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो थर्मोप्लास्टिक का ये गुण होता है, जिसको गर्म करने से क्या हो जाता है, सॉफ्ट या मुलायम हो जाते हैं। फिर उसको ठंडा करोगे तो क्या हो जाते हैं, हार्ड। ठीक, समझे कि नहीं। हाँ, और थर्मोसेटिंग क्या हो जाता है, थर्मोसेटिंग पहले को गर्म करोगे तो कोई सॉफ्ट टॉप नहीं होता, सीधे क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, क्योंकि वो सेट हो चुका है, वो चेंज नहीं हो सकता, वो पिघलेगा नहीं, ठीक है। वो एक तरह से क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो क्या कहलाएगा, थर्मोसेटिंग। जिसको गर्म करने से वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। गर्म करने से क्या हो जाता है, पहले मुलायम हो जाएगा, फिर ठंडा करोगे तो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पॉलीथीन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया बेकेलाइट। ठीक है, तो ये हो गया थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। पता चला ना। थर्मोप्लास्टिक मतलब जनरली जिसको गर्म, थर्मोप्लास्टिक मतलब तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए पॉलीथीन। पॉलीथीन को कभी भी गर्म करोगे तो वो पिघलता है, तो पहले क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। उसको ठंडा कर दोगे तो और हार्ड हो जाता है। छू के देखे हो कि नहीं। हाँ, लेकिन जो थर्मोसेटिंग रहता है वो गर्म करने से पिघलेगा नहीं, एक तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इतना था पॉलीमर के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इससे क्या क्या आएगा मैं बता दिया, दोनों के बीच अंतर, एडिशन, कंडेंसेशन, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, नेचुरल रबर, आइसोप्रीन, सिंथेटिक रबर, नियोप्रीन एंड वल्केनाइजेशन। सल्फर मिलाया जाता है किसमें, रबर को इलास्टिक बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ों को अच्छे से घर